आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज पेपर थर्ड का टॉप एमसीक्यू सीरीज का क्लास नंबर 56 है। ये सारे सीरीज आपके आने वाले झारखंड टीचर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सारे सेशन को आप लोग देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी रेखा या सीमा जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। हम लोग जानते हैं कि पहले भारत के विभाजन से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश था, बट 1947 में क्या होती है, भारत का विभाजन होता है और भारत और पाकिस्तान नामक दो अलग अलग देश बनकर तैयार हो जाते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन दिया गया आपको कि उस रेखा को हम लोग सीमांत रेखा के नाम से जानते हैं, सिगराइड रेखा के नाम से जानते हैं, या मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, या रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसे हम लोग किस लाइन के नाम से जानते हैं? रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, क्योंकि सर रेडक्लिफ के जो दिशा निर्देश में उस लाइन को खींचा गया था, इसलिए उस लाइन को हम लोग रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग कुछ लाइंस के नाम हम लोग जान लेंगे जो भारत से सटा हुआ है और नाम क्या है। जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक लाइन है, उसे हम लोग डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। अगर आपका एग्जाम में पूछ दिया जाए आपसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो लाइन है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसे डूरंड रेखा, डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच वाला अगर आपके से पूछ दिया जाए तो उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। चीन और भारत के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको, भारत और पाकिस्तान वाला तो हम लोग देख लिए कि उसको रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। और पोलैंड और जर्मनी के बीच में जो लाइन है उसे हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। पोलैंड और जर्मनी के बीच को हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सो दैट आपको याद रहे कि डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच में खींचा गया है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में खींचा गया है, रेडक्लिफ और हिंडनबर्ग लाइन किन दो देशों के बीच में है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से पूछा जा रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या शामिल नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल नहीं है, टेस्ट ट्यूब बेबी शामिल नहीं है, क्लोनिंग शामिल नहीं है, या उपयुक्त में से सभी शामिल है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम है उसमें आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग भी शामिल है, उसमें आपका टेस्ट ट्यूब बेबी भी शामिल है और क्लोनिंग भी शामिल है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि उपयुक्त तो सभी शामिल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये सारे चीज शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपसे कि जैव प्रौद्योगिकी में शामिल नहीं है, बट ये तीनों शामिल है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 10th में ये चैप्टर देखने को मिलेगा आपको बायोलॉजी में कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का जो सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? मेंडल के द्वारा दिया गया, लेमार्क के द्वारा दिया गया, डी ब्रिज के द्वारा दिया गया, या डार्विन के द्वारा दिया गया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है आपका डार्विन के द्वारा दिया गया। साइंटिस्ट का नाम क्या है? डार्विन। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन, आप ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथ ही सेशन को आप लोग लाइक भी कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट डेली बेसिस पर आपके पास जो है अपडेट पहुंच जाए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि एंटीजन क्या कार्य करता है। एंटीजन का कार्य क्या है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास कि एंटीजन नुकसानदायी बैक्टीरिया को खत्म करता है, ऑप्शन बी जहर के रूप में कार्य करता है बॉडी में हम लोगों का, या शरीर के तापमान को कम करता है, या एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। तो एंटीजन का जो फंक्शन है, एंटीजन का जो कार्य है वो क्या है कि एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करते हैं, ये प्रोत्साहित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन डेली बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट आपका हैबिट बना रहे और एग्जाम से पहले आपको 100 क्वेश्चन भी डिस्कस कराया जाएगा। और जब तक एग्जाम होगी तब तक में आपका लगभग आपका 10,000 का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर और भी बहुत सारा जो एनसीईआरटी जेसीईआरटी का बुक है उन सारे से आपको करा दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित नहीं है। चार बीमारियों का नाम दिया गया है और कौन सा बीमारी जो है आपका विषाणु जनित यानी वायरस से नहीं पनपता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पोलियो, तो पोलियो भी आपका वायरस से होने वाली एक बीमारी है। खसरा वायरस से होने वाली एक बीमारी है, यानी कि विषाणु से होने वाली एक बीमारी है।
रेबीज भी आपका विषाणु से होने वाली बीमारी है, और रेबीज जो है आपका कुत्ता का काटने से रेबीज का बीमारी हो जाती है आपका। तो कौन सा बीमारी विषाणु जनित नहीं है? तो कोढ़ जो है, जिसे हम लोग कुष्ठ रोग कहते हैं, ये एक विषाणु जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल डैश में मौजूद होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन है कि पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू पानी में पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है, या आंवला में पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड जो है आपका पालक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पालक में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ किसमें पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि टेलीविजन यानी कि टेलीविजन प्रसारणों में ऑडियो सिग्नलों के संक्रमण के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सा है? टीवी का जो प्रसारण होती है, उसमें जो ऑडियो सिग्नल की संक्रमण होती है, उसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आयाम नियंत्रण का यूज होता है, आवृत्ति नियंत्रण का इस्तेमाल होता है, पल्स कोड नियंत्रण का इस्तेमाल होता है, या समय विभाजन बहुविधकरण की इस्तेमाल होता है। तो टीवी प्रसारण में ऑडियो सिग्नल के संक्रमण के लिए आपका आवृत्ति नियंत्रण की तकनीक का इस्तेमाल होती है। कौन सी तकनीक? आवृत्ति नियंत्रण तकनीक की इस्तेमाल ऑडियो सिग्नलों को संक्रमण के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्वेश्चन आपका इतिहास से है कि निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो प्राचीन सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता की नाम सबसे विकसित सभ्यताओं में आती है। तो कौन सी जगह है जहाँ जहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? अमरी, कोटदीजी, हड़प्पा, या मोहनजोदड़ो? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हड़प्पा। कौन सा जगह? हड़प्पा जगह से ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला था। इसलिए इस सभ्यता का नाम कभी कभी हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कल के सेशन में आपको कराए थे कि मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग मोहनजोदड़ो को हम लोग किस नाम से जानते हैं। किसको? मोहनजोदड़ो को। ये आपको कल के सेशन में करा चुके थे। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया है? गांधार शैली के अनुसार, मथुरा शैली के अनुसार, अमरावती शैली के अनुसार, या सारनाथ शैली के अनुसार? तो बामियान बुद्ध की मूर्तियों को जो है आपका गांधार शैली के अनुसार तराशा गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गांधार शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये भी आपका इतिहास से क्वेश्चन है कि राजराज डैश वंश के शासक थे। राजराज वन के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ कि राजराज डैश वंश के शासक थे। तो राजराज जो है चोल वंश के शासक थे। कौन सा वंश के? चोल वंश के शासक थे। चोल साम्राज्य के शासक थे राजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति में भगवान के कितने हाथ दिखते हैं? आप लोग सभी नटराज की मूर्ति देखे होंगे। तो नटराज के मूर्ति में हाथों की संख्या कितनी है, कभी नोटिस किया आप? तो आप ये कोई इस टाइप के भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलती है। बहुत ही आसान आंसर है इसका कि नटराज की मूर्ति में भगवान के कितने हाथ दिखते हैं? तो भगवान के 4 हाथ दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1980 में इसका स्टार्ट हुआ था, 1990 में स्टार्ट हुआ था, 1966 या 1993? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है स्कीम, जो ये स्कीम 2 अक्टूबर 1993 को स्टार्ट हुई। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1993 का स्टार्ट हुआ था। और इसमें जो स्कीम क्या था कि जो शहर के बेरोजगार लोग हैं उनको स्वरोजगार से जोड़ना, शहर के बेरोजगार लोगों को रोजगार से जोड़ना इस स्कीम का मेन उद्देश्य था। इसका लॉन्च कब हुआ था? 1993 में लॉन्च हुई थी। डेट क्या थी? 2 अक्टूबर 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 2030 तक प्राप्त कर लिए जाने वाले धारणीय विकास के लक्ष्य का कौन सा भाग नहीं है? तो व्हाट इज धारणीय विकास, या कह सकते हैं कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मतलब होती है ऐसा विकास जिसमें विकास भी होगा बट हम लोग पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास करेंगे। तो उस प्रकार के विकास को हम लोग धारणीय विकास के नाम से जानते हैं। और इसका जो एम है कि कब तक धारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए कुछ एम रखी जाती है। तो कब तक का एम है? 2030 तक। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि धारणीय विकास को प्राप्त करने का जो टाइम लिमिट है कब तक है? 2030 है। इसमें क्या क्या नहीं है, कौन सा भाग नहीं है इस एम का?
कि इसमें सभी लड़कों और लड़कियों के लिए प्राइमरी तथा सेकेंडरी की निःशुल्क शिक्षा, ये सही है, ये आपका धारणीय विकास का हिस्सा है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक सार्वजनिक पहुंच, ये भी आपका धारणीय विकास का एम है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि सहजता से प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण तक समान पहुंच, ये भी आपका धारणीय विकास का लक्ष्य है। बट सबके लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा, ये आपका धारणीय विकास की लक्ष्य का पार्ट नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि 2030 तक प्राप्त कर लिए जाने वाले जो धारणीय विकास के लक्ष्य में कौन सा शामिल नहीं है, तो सबके लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा जो आपका शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, या कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। जो फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन भारत की कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है। नीति आयोग के द्वारा बनाया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है, संसद के द्वारा बनाई जाती है, या वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाई जाती है। तो भारत में जो वित्तीय नीति है, ये सारी चीजें वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय के पास वित्तीय नीति बनाने का जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? हमेशा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी। कहाँ? अमेरिका में ही है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में आपका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हमेशा किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो हमेशा अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग में नीति से क्या तात्पर्य है, यानी नीति आयोग जो है हम लोगों का 2015 में अस्तित्व में आया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, तो 2015 में ये अस्तित्व में आया। इससे पहले नीति आयोग की जगह पर क्या थी? तो इससे पहले नीति आयोग की जगह प्लानिंग कमीशन काम करती थी। बट बाद में 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। और जिसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर? सेवा कर। जो सर्विस टैक्स है ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। वस्तु एवं सेवा कर किसके अंतर्गत आता है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक अप्रत्यक्ष कर, एक इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है? तो जो निगम कर है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, यह आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि डैश बांग्लादेश की मुद्रा है? रणबीबी, नगुत्रम, दिरहम या टाका। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये तो आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इनमें से किस राज्य में स्थित है? तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम या त्रिपुरा। तो आपको बता दें कि जो तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये कौन सी नदी पर स्थित है? ये तुइरियल नदी पर ही स्थित है, और ये मिजोरम राज्य में है। कौन सा राज्य में है? मिजोरम राज्य में तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्थित है। नदी कौन सी? तुइरियल नदी। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में क्या होती है? पानी का उपयोग करके हम लोग बिजली बनाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? तो भारत में जो श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन। किसको? वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के अग्रसर माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड भी आप याद रखिएगा, इसी से संबंधित है, श्वेत क्रांति से ही संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड का भी जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति का भी जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है? कौन सी नदी के जल की बंटवारे को लेकर के एक विवाद है? किस कौन कौन सी दो देश के बीच? अपना भारत और बांग्लादेश के बीच। तो कोसी नदी के जल को लेकर विवाद है, ब्रह्मपुत्र को लेकर विवाद है, तीस्ता को लेकर के, या बागमती को लेकर के? तो ब्रह्मपुत्र को लेकर के विवाद है। कौन सी नदी को लेकर के? ब्रह्मपुत्र को लेकर के। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है। इंडिया में हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, बट बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम अलग है। नदी सेम है बट नाम वहाँ चेंज हो जाती है। तो आपको बताना है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ज्योग्राफी से कि महानदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो महानदी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो महानदी नदी का उद्गम जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ से महानदी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश चीन में सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य जो है आपका चीन के साथ सीमा साझा नहीं करती है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं कि कौन सा राज्य जो है चीन के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा राज्य जो है चीन के साथ सीमा साझा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है, कौन सा पेयर गलत है? समदाब रेखा से हम लोग दबाव का मेजरमेंट करते हैं। समवर्षा रेखा से हम लोग धूप की पता चलती है, यानी एक धूप की लाइन है, ये दबाव की लाइन है। समताप रेखा तापमान की लाइन है। आइसोहेलाइन खारापन की लाइन है। तो कौन सा युग्म गलत है आपसे पूछा गया था। तो सही ही बात है कि समदाब रेखा से हम लोग दबाव की लाइन मिलती है, समताप रेखा से ताप की लाइन मिलती है, आइसोहेलाइन से खारापन, जो पानी समुद्री पानी में खारापन होती है उसके लाइन प्लॉट किया जाता है। बट समवर्षा रेखा से हम लोग वर्षा की लाइन प्लॉट करते हैं, बट यहाँ पर धूप लिखा हुआ है। तो ये युग्म जो है आपका गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जितने भी क्वेश्चंस का आंसर पूछे उसका आंसर देने की प्रयास कीजिएगा आप लोग। सेशन को लाइक कीजिएगा सो दैट मोटिवेशन बना रहे डेली बेसिस पर वीडियो लाने के लिए। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट डेली बेसिस पर आपको अपडेट मिलती रहे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।